हेलो बच्चों, आज तुम्हारे लिए मैं पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो लेके आ गया हूँ। ये बहुत ही बढ़िया यूज़फुल वीडियो साबित होने वाली है तुम्हारे लिए। इस वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक देखना। सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर कर रहा हूँ लगभग। और इसमें यानी कि जो सा पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर समझ लेना, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा। अब देखो, न्यू सेंटर ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सत्ता के विकल्प कौन से हैं? पहले सत्ता का विकल्प क्या था? न्यू सेंटर ऑफ पावर का मतलब क्या था कि नए सेंटर कौन से इमर्ज हो रहे हैं। एक्चुअली पहले सिर्फ अमेरिका ही एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे कौन से नए सेंटर आ गए हैं सत्ता के, पावर के, जो अमेरिका को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो वो न्यू सेंटर ऑफ पावर उन देशों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो यानी कि जो सो होता है अमेरिका की पावर को लिमिट कर सकते हैं। देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर कोड लिमिट अमेरिकाज डोमिनेंस, मतलब जो अमेरिका की डोमिनेंस को, जो अमेरिका के प्रभाव को कम कर सकें, उसी कहते हैं सत्ता के विकल्प या न्यू सेंटर ऑफ पावर कहते हैं। तो देखो, इसमें न्यू सेंटर ऑफ पावर के बारे में बता रखा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, आशियान है, सार्क है, ब्रिक्स है। ये इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की सत्ता को क्या कर रही हैं? चैलेंज कर रही हैं, उनके डोमिनेंस को, प्रभाव को कम कर रही हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में कुछ स्टेट्स भी ऐसे आ गए हैं जो अमेरिका की डोमिनेंस को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। जैसे रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इसराइल है। ऐसे राज्य हैं जो अमेरिका के चैलेंज को, डोमिनेंस को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब देखो, यूरोपियन यूनियन सब बच्चों को पता है, हिंदी में भी यूरोपियन यूनियन है, इंग्लिश में भी यही है। February 7, 1992 में बनी थी और ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच साइन एस्टेब्लिश्ड यूरोपियन यूनियन। मतलब एक ट्रीटी हुई थी मैस्ट्रिच की, जिसमें 28 मेंबर थे इसके अंदर। और यानी कि जो सा होता है, लेकिन अब फाउंडिंग मेंबर था यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। उसने यूनियन छोड़ दिए 2020 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से फाउंडिंग मेंबर ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ दिया था, इसका कारण भी बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि इंग्लैंड जो था, उसकी क्या शिकायत थी? इंग्लैंड की शिकायत थी कि इंग्लैंड ज़्यादा ताकतवर है और इंग्लैंड ज़्यादा पावरफुल है, और सारे देश जो दूसरे देश है यूनियन में होने के चक्कर में वो इंग्लैंड का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने लोगों को इंग्लैंड में बसाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स के चक्कर में इंग्लैंड आके बस जाते हैं, यूरोप के दूसरी कंट्रियों के जो देश के लोग हैं। नतीजा ये निकलता है कि इंग्लैंड के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इसलिए इंग्लैंड ने कहा कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसने यूरोपियन यूनियन छोड़ दी। अच्छा, देखो, यूरोपियन यूनियन बनाई क्यों थी? टू क्रिएट कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ताकि एक विदेश नीति बन जाए और सुरक्षा बन जाए, इनकी सिक्योरिटी आ जाए। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, ताकि होम अफेयर्स को, अंदरूनी मामलों को, घरेलू मामलों को ये म्यूचुअल सहयोग से सुलझा सकें। और एक सिंगल करेंसी बनाई जाए ताकि व्यापार बढ़े। सारे जितने भी रीजनल ग्रुपिंग है ना, सबका एक ही मकसद है, व्यापार बढ़ाना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, म्यूचुअल सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, और यानी कि जो है म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स को, आपसी झगड़ों को मिल बैठ के शांतिपूर्ण हल करना, ठीक है ना। यही मकसद है जितनी भी रीजनल ग्रुपिंग है। देखो, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में बता दिया। अब यूरोपियन यूनियन का झंडा है, देखो 12 सितारे हैं इसके अंदर। गोल्डन स्टार है 12, सॉलिडेरिटी और हारमोनी का प्रतीक है बिटवीन द पीपल ऑफ द यूरोप। 12 स्टार, नंबर ऑफ 12, जो 12 नंबर है ना, 12 संख्या है जो, वो वहाँ पर यूनिटी का सिंबल है, परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का सिंबल है कि कोई चीज़ कंप्लीट है, मतलब 12, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल यूनियन है, पता ही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है, with the GDP more than 17 ट्रिलियन इन 2016।
नेक्स्ट डेट टू द यूएसए, यूएसए के बाद वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है। और यानी कि जो सो होता है आज यूरो करेंसी जो इसकी यूरोपियन यूनियन की है वो यूएसए के डॉलर को भी चुनौती दे रही है, ठीक है ना। और वर्ल्ड ट्रेड में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, यूएसए के से भी बड़ा हिस्सा है, मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूएसए। तो आज ये यूएसए को बहुत ज़्यादा यानी कि क्या दे रही है, टक्कर दे रही है, ठीक है ना। तो ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है कि फ्रांस, इंग्लैंड सिक्योरिटी काउंसिल के इसके परमानेंट मेंबर हैं, और यूरोपियन यूनियन के बड़े सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में हैं। तो इस तरह से इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री तो इसकी बहुत ज़्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर यूएसए, यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन डिफेंस पे पैसा खर्च करता है, ठीक है ना। इसका अपना फ्लैग है, अपना झंडा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफेंस मैकेनिज़्म है। उसके बाद आता है आशियान। आशियान बना था 1967 में। इसमें 10 देश हैं, देखो 5 फाउंडर मेंबर थे इसके, पूछ सकता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। ये बैंकॉक में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें उन्होंने आशियान बनाया। बाद में ओवर द ईयर्स ब्रूनी, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ने भी आशियान ज्वाइन कर दिया। अब ये 10 मेंबर बन गए हैं। और 10 मेंबर मतलब यहाँ पर ना 10 धान की बालियाँ इनके उसमें हैं, झंडे में है। इसको इंग्लिश में कहते हैं 10 स्टॉक ऑफ पैडी राइस रिप्रेजेंट 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो फ्रेंडशिप सॉलिडारिटी का प्रतीक है कि हम मिल के रहेंगे। आशियान के ऑब्जेक्टिव यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, रीजनल पीस, शांति को बढ़ावा देना। तो ये भी डेफिनेटली यानी कि जो होता है न्यू सिंबल ऑफ पावर है। आशियान के 3 पिलर हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है, आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है, आशियान सोशल कल्चर कम्युनिटी है। हिंदी में आशियान सुरक्षा समुदाय, आशियान आर्थिक समुदाय और आशियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 पिलर हैं आशियान कम्युनिटी के। और देखो कब बना था ये भी बता दिया मैंने, 1967 में, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें देखो आपको याद करनी है। और सार्क कब बना था देखो, 1985 दिसंबर 1985 में बना। और सार्क जो होता है बांग्लादेश ढाका में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट काठमांडू नेपाल में। तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान इसके मेंबर हैं। अफ़गानिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ सार्क एट द 30th एनुअल समिट। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, ये सारे इसके मेंबर हैं। और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान भी इसका मेंबर बन गया था 2005 में। ऑब्जेक्टिव वही हैं, आपसी कल्चर को बढ़ावा देना, पीस को मेंटेन करना, व्यापार बढ़ाना, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है, साफ्टा बता रखा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बना रखा है। इसके स्पिरिट यही है कि सारे देश मिलकर व्यापार करें और आपस में कोई रुकावट पैदा ना हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो फटाफट। अच्छा, ब्रिक्स कब बनाया गया था देखो, ब्रिक्स रेफर टू ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे ब्रिक्स हैं। 2006 में बना था ब्रिक्स, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था, फर्स्ट मीटिंग इन ईयर 2009, ठीक है। रशिया में बना था देखो ये ब्रिक बना था। फिर 2009 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो ये ब्रिक्स हो गया ना। ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेट करना, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करना और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी बनाना और यानी कि जो है व्यापार करके तरक्की करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो रशिया देखो, रशिया यूएसएसआर के बाद बना था। रशिया भी एक बहुत बड़ी सेंटर है पावर का जो अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करता है। अब रशिया के पास ना अपने मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है, गैस, कोयला, पेट्रोल सब है उसके पास अपना। क्योंकि जीडीपी बहुत ज़्यादा 11th है वर्ल्ड में, करंटली 11 नंबर पे है। अब देखो चाइना की बात हो रही है। चाइना की ये साइकिल क्या शो कर रही है देखो, एक तरफ बना हुआ है डॉलर का साइन, ये एक पहिए पे डॉलर का साइन है, और एक पहिए पे बना हुआ है चीन के साम्यवाद का निशान, ये साम्यवादी का चिन्ह है, ठीक है ना, कम्युनिज्म का।
कि वहाँ सब सरकार के कंट्रोल में चलेगा। लेकिन चाइना ने ये जो साइकिल बनाई है, ये डॉलर को भी अपना लिया और साम्यवाद को भी अपना लिया। इसका मतलब वहाँ मिक्स इकॉनमी आ गई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने बुला लिया है। तो आफ्टर इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना 1949 में बना था, और कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था वहाँ पर माओ के नाम पर। जिसके बाद 1978 में इकोनॉमिक ने जो उस तक बड़ी पावर राइज करी चाइना ने, क्योंकि 1978 में चाइना ने अपने आप को क्या कर दिया था, विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया था, ओपन डोर पॉलिसी बना दी थी। और आज चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और यानी कि जो है इट इज़ प्रोजेक्टेड कि ये यूएसए को हरा देगा 2040 तक, ये वर्ल्ड का सबसे अमीर देश बन जाएगा। ठीक है, इकॉनमी और इसके जो अदर फैक्टर हैं, पॉपुलेशन, रीजनल लोकेशन, रिसोर्सेज, हर चीज़ में चाइना बहुत आगे है। तो चाइना जो होता है उसने ओपन डोर पॉलिसी बनाई थी कब, 1978 में। और ये सिंबल याद कर देना, ये चीन की दोहरी नीति है कि एक तरफ डॉलर को भी अपने देश में विदेशी निवेश के लिए बुला रहा है, और दूसरी तरफ जो होता है क्या, और उसने यानी कि जो क्या कर रखा है, अपनी कम्युनिस्ट फीचर्स को भी यानी कि जो क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। ठीक है, चाइना की दोहरी नीति का सिंबल है। तो अपने आप को ओपन डोर पॉलिसी के लिए खोल दिया था चाइना ने। तो चाइना जो होता है वहाँ प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था एग्रीकल्चर का 1982 में, इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया था 1998 में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए जहाँ निवेश करना, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया गया कि यहाँ निवेश करो। आज चाइना जो होता है सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, और इसने WTO का मेंबर भी बन गया था 2001 के अंदर। तो एक प्रोमिनेंट लीडर भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। अब इज़राइल जो होता है, तो सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सरीज, मतलब जितनी मर्जी प्रॉब्लम आई देगी उसके बाद भी वहाँ पर इज़राइल तरक्की कर रहा है। इज़राइल हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरी का। इज़राइल भी बहुत बड़ी पावर बन रहा है। ठीक है, नेशन साइंस और टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, हर मामले में नई हाइट छू रहा है। ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग इसकी बहुत बढ़ रही है। और इंडिया तो जानती हो, इंडिया 21st सेंचुरी, इंडिया इज़ बीइंग सीन एज इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। इंडिया को भी बहुत बड़ी ग्लोबल पावर के तौर पे देखा जा रहा है कि 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी उभरती हुई पावर क्या है, इंडिया है। पॉपुलेशन 135 करोड़ हो चुकी है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोग्राफी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंडिया की बहुत ज़बरदस्त है, और मिलिट्री इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट है, इंडियनस है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग अनदर न्यूक्लियर पावर, इंडिया को एक बड़ी न्यूक्लियर पावर बनाती है इंडिया की मिलिट्री। और मेक इंडिया प्रोग्राम ने तो इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है, और इंडिया अब जो है वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे जाना जाता है। पहले ये 10वें नंबर पे था, लेकिन आज इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। ठीक है ना, तो कुल मिला के देखो इंडिया भी बहुत तरक्की कर रहा है। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो कार्टून दिया हुआ है, विच पार्ट ऑफ दिस कार्टून रिलेटेड टू चाइना। इसमें चाइना की जो ये वॉल दिखा रखी है ना, वॉल देखो, वॉल दिख रही है ना, और ड्रैगन दिख रहा है, ये सिंबल है चाइना के। और ये पूरे ग्लोब पे ग्लोब दिखा रखा है, ग्लोब पे छा रहा है। तो विच पार्ट ऑफ द कार्टून इज रिलेटेड टू चाइना, ये क्वेश्चन है। तो विच पार्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शो कर रखी है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कहता है स्ट्रेंथ ऑफ द चाइना क्या है ऑन द बेस ऑफ दिस कार्टून। चाइना की स्ट्रेंथ क्या है इस बेस कार्टून में। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइज ऑफ चाइना, चाइना ना पूरी दुनिया पे छा रहा है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, राजनीतिक और आर्थिक रूप में चाइना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और चाइना में भी नेक्स्ट न्यू सुपर पावर इन द वर्ल्ड। इसको जस्टिफाई करो कि चाइना कैसे नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। चाइना हैज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश चाइना में हो रहा है इस समय, और सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाइना के पास है, और विश्व की सबसे बड़ी आर्मी इसके पास है। ठीक है ना,
और इस तरह देखो चाइना एक बहुत बड़ी पावर बनने वाला है आने वाले टाइम में, और इनके पास खूब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद करना। अब देखो चाइनीज़ इकॉनमी को क्रिटिकली एनालाइज करना है कि अब देखो नहीं, नेक्स्ट चैप्टर है साउथ एशिया क्या है। साउथ एशिया वाला चैप्टर था ना, साउथ एशिया क्या है इसके क्वेश्चन है। देखो साउथ एशिया क्या है, एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूज इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो बताया था ना, साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इन्होंने सार्क भी बनाया ना, तो सार्क जो सा था इन्हीं देशों का समूह है। अब यानी कि टू सब्जेक्ट इन विच इंडिया बांग्लादेश हैव म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट। किन मुद्दों पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट है। एक तो देखो इंडिया और उसके बीच में शेयरिंग ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर दोनों शेयर कर रहे हैं, और बांग्लादेश डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। और बांग्लादेश डिसीज़न है कि वो इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसपे विवाद भी होता रहता है। तो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट कितने हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कश्मीर मुद्दा है, मैंने बताया था कि कश्मीर पे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है, दोनों उस पर अपना दावा ठोकते हैं। वो कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, वो कह रहा है हमारा है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इशूज लाइक कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एंड अवर एक्विजिशन ऑफ द आर्म्स। सियाचिन ग्लेशियर पे भी कब्जा करने की कोशिश की थी, और ऊपर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेपाल और भूटान के साथ क्या समस्या है बताओ। क्या देखो माइग्रेशन ऑफ एथनिक नेपालीज एंड भूटानी जो से है ना भारत में आए जा रहे हैं, और फील्ड और डिस्प्यूट विद बांग्लादेश भी यही है, माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश में से भी लोगों का इंडिया के अंदर। तो इंडिया के लोगों को यही शिकायत है कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से ना बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है इंडिया के अंदर, और इंडिया वाले परेशान हैं, सारे नेपाली आए जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकॉनमी इन साउथ एशियन रीजन। तो श्रीलंका ने अपने आप को क्या किया था, लिबरलाइज किया था सबसे पहले। ठीक है ना। तो और क्या बताया था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो एक्सप्लेन टू रीज़न फॉर द इंस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की इंस्टेबिलिटी के क्या कारण है बताओ। एक्सप्लेन एनी टू रीज़न फॉर द इंस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इंस्टेबल क्यों है। एक तो सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री है वहाँ पर, और वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, लैंड ओइंग अरिस्टोक्रेसी है वहाँ पर, और लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है वहाँ पर। डेमोक्रेटिक रूल के लिए ना कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है पाकिस्तान में। अमेरिका चाहता है कि वहाँ उसकी मर्ज़ी का मिलिट्री जनरल बैठे, जिससे वो अपनी मर्ज़ी के काम करवाए, है ना। अच्छा देखो, अब दोनों इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या दो मुद्दे हैं जिसपे वो मिल के चलते हैं। एक तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट मिल के कर रहे हैं देखो, और बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिफाइड कॉमन थ्रेट एंड आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड ईच अदर। दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े सेंसिटिव भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है देखो, तो ये सारे क्वेश्चन है देखो। एक्सप्लेन द टू कॉजेज ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। एथनिक कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ श्रीलंका में। देखो श्रीलंका में मैंने बताया था कि दो तरह के लोग रहते हैं, एक सिन्हला है और एक जो से तमिल हैं, जो कई तो वहीं से बसे हुए थे, कई इंडिया से भी चले गए। अब श्रीलंका के जो सिन्हलीज हैं ना, वो मेजोरिटीज़ में हैं। वो नहीं चाहते कि वहाँ पर तमिल्स हैं, वो कहते हैं तमिल्स को कि तुम कंट्री छोड़ दो और इंडिया चले जाओ। लेकिन वो लोग कहते हैं तमिल्स की भाई हम तो यहाँ से शुरू से ही रह रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ रह रही है, तो हमें एक अलग जगह दो। लेकिन जो सिन्हली गवर्नमेंट है वो उनको अधिकार नहीं देना चाहती।
ठीक है ना। तो इस तरह से जो सा क्या बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है वहाँ पर। उसके बीच में तमिल्स और उसके बीच में देखो आफ्टर इंडिपेंडेंट पोलिटिक्स श्रीलंका वाज डोमिनेटेड बाय द फोर्स ऑफ रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी सिन्हला कम्युनिटी है वहाँ। तो उन्होंने तमिल्स को नेगलेक्ट कर दिया, जिससे बड़े सारे मिलिटेंट बन गए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो सिन्हला और तमिल्स वहाँ पर सिर्फ 13-14% है, जबकि बाकी 78% जो से थे सिन्हला है। सिन्हला चाहते हैं कि हमारा राज चले, हमारी मर्जी चले। वो तमिल्स को कोई राइट नहीं देना चाहते, वो नेगलेक्ट करते हैं उनको, तो उसको मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं, मेजोरिटी का राज हो भाई। तो इसलिए लेकिन तमिल उसका विरोध करते हैं, इसलिए वहाँ पर एथनिक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना। अच्छा, नेपाल में क्या हुआ था पता है आपको? नेपाल में क्या सिचुएशन आई थी देखो। श्रीलंका बता दिया, कहते हैं हाउ डेमोक्रेटाइजेशन इज़ गोइंग ऑन इन नेपाल सिंस 1990। तो ये नेपाल में डेमोक्रेशन कैसे आई थी ये बताना देखो। नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम इन द अर्लियर पीरियड, देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy in the modern period of many years. King accepted the demand of new democratic constitution in 1980. King ने नया डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूशन बनाने को मान ली इन द वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। However, the democratic government had a short and troubled career. For some time, there was a triangular conflict among the monarchist forces, Democrat and Maoist. और 2008 में नेपाल बिकेम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिशिंग द मॉइस्ट। वहाँ से हटा दिए गए, मोनार्ची हटा दी गई, और 2008 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 2015 में उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो पहले एक राजा का राज होता था वहाँ पर, ज्ञानेंद्र। उसने यानी कि जो सा डेमोक्रेसी को नहीं माना, वो कहता मेरा राज चलेगा। लेकिन अब जो लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, मैं बताया था 7 पार्टी अलायंस थी SPA, उन्होंने लाखों लोगों को सड़कों पर उतार दिया, जिससे ज्ञानेंद्र डर गया। उसको लगा कि अगर इतने लोग सड़कों पे आ गए हैं तो सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उसने वहाँ पर डेमोक्रेसी इलेक्शन क्या कर दिया, लागू कर दिए थे नेपाल के अंदर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें वो दिया हुआ है कार्टून। देखो ये कार्टून क्या है, कार्टून को केयरफुली समझो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये जो है ना, वो श्रीलंकन यानी कि जो होता है शेर है, और ये यानी कि जो होता है बीच में जो वहाँ का नेता है ना, वो उन दोनों को संभाल रहा है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या था कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो दिखाया हुआ है इसमें, तो क्या क्वेश्चन है इसके। तो ये श्रीलंका को डिपिक्ट कर रहा है, और इसमें रिप्रेजेंट किया गया है लायन रिप्रेजेंट द सिन्हली कम्युनिटी ऑफ द श्रीलंका एंड द टाइगर रिप्रेजेंट द तमिल कम्युनिटी। दो है, एक तरफ टाइगर बैठा है, एक लायन बैठा हुआ है। तो लायन सिन्हलीस को कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है तमिल को। द पर्सन डिपिक्टिंग द कार्टून इन द प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका है मिस्टर महिंद्रा राजपाक्से, राजा पाक्से। वो क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ सिन्हलाइज है, एक तरफ तमिल्स है। एक तरफ तमिल्स है, एक टाइगर है, एक लॉयन है। तो टाइगर जो से थे तमिल्स है, और लॉयन किसको बोल रहा है, सिन्हलास को बोल रहा है। तो इनके बीच में लड़ाई है, लड़ाई का मुद्दा है ना। तो वो राष्ट्रपति उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिन्हलास जो से थे वो तमिल्स को कोई राइट नहीं देना चाहते हैं। तो ये हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ दिया, नेपाल के बारे में पढ़ दिया। ये सारे यानी कि दक्षिण एशिया के देश हैं। अब उन्हें पढ़ना था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर है। तो ग्लोबलाइजेशन एक कंसेप्ट है जो फ्लो से डील करता है, जिसमें लिंक, काइंड, आइडियाज़, कैपिटल, कम्युनिटीज़, पीपल फ्लो कर रहे हैं एक दूसरे का। क्रूशियल एलिमेंट क्या है भाई, काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। देखो ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन है, फ़र्क पड़ता है इसका। सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक यानी कि जो सा क्या पड़ता है, असर पड़ता है।
तो ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। देखो दुनिया में टेक्नोलॉजी आई, आईटी रिवोल्यूशन आया, इंटरनेट आया, तेज़ तेज़ चलने वाले जहाज़ आ गए, सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। तो इस टेक्नोलॉजी ने जो सा क्या किया, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रो, इंटरनेट ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। जिससे क्या हुआ, लोगों ने यानी कि जो सा क्या कर दिया, माल एक जगह दूसरी जगह बेचने लग गए। अच्छा, और एक तीसरा कारण था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। इतना माल बना कि उसको बेचने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी। अब लोगों ने दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया, तो इस तरह ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन के देखो क्या विशेषता है कि यहाँ पर ना आइडियाज़, कैपिटल, कम्युनिटीज़ फ्री फ्लो करती हैं। फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कम्युनिटीज़ एंड पीपल, लोग भी फ्री मूव करते हैं। अच्छा, कैपिटलिज्म होता है, प्राइवेट होता है सब कुछ, ओपननेस होती है, इससे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ती है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है। ग्लोबल कोऑपरेशन से काफ़ी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। जैसे एपिडेमिक्स आ सकती हैं, इबोला, स्वाइन फ्लू, HIV, एड्स, कोरोना, ये सोशल मोबाइलिटी की वजह से ही हुआ है ना। लोग एक जगह दूसरी जा रहे हैं तो बीमारियां भी एक जगह दूसरी जगह जा रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के ना बड़े सारे पॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं। इसमें कहता है फ्यूज़न ऑफ द पावर ऑफ स्टेट, स्टेट की पावर को ना कम कर दिया ग्लोबलाइजेशन में। डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी, लेकिन फ़ायदे भी है कि हमेशा स्टेट की कैपेसिटी कम नहीं हुई, बल्कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से स्टेट जो से होता है और अच्छे तरीके से देश के लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्वॉल्व ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो, मतलब वस्तुओं का सामान आना लग गया खूब अमंग कंट्री, जनरेट इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग हो गया, ऐसे ऐसे सामान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी हमने पहले देखा ही नहीं था। कल्चर इम्पैक्ट हो गया कि इमर्जेस एंड एनलार्ज द चॉइसेस एंड मॉडिफाई अवर कल्चर, आज लोगों की चॉइसेस बढ़ गई हैं, हम तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। कल्चर, हमने ट्रेडिशन को डिस्टर्ब किए बिना हमारा कल्चर खुद ही बदल गया, हमने उनके कल्चर को अपना लिया है। इस तरह देखो ये कल्चरल पॉलिटिकल इम्पैक्ट पूछ सकता है आपसे ग्लोबलाइजेशन का। अब देखो ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक इफेक्ट क्या बताने हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये कि इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ा, इंक्रीज इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई देश की, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। प्रिवेंट म्यूचुअल डिपेंडेंसी को प्रिवेंट कर रहा है, हर कोई बना रहा है सामान, खूब बेच रहा है। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या है, हिस्ट्री का फ्लो ऑफ द ब्लॉक रुक गया, ब्लॉक द फ्लो ऑफ हिस्ट्री, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीरों गरीबों की में खाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का जो असर है ना, वो डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है, क्योंकि उनके पास सब कुछ बेचने के लिए है, छोटे देशों का कुछ बेचने के लिए है ही नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, बड़े देशों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। और इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन हो गया, एक तरह से ये दूसरे देशों को गुलाम करने का नया तरीका है। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हो गया देखो, इससे स्टेट्स की एफिशिएंसी बढ़ी है पॉलिटिकल पॉजिटिव में, नई टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आज स्टेट अच्छा काम कर रही है। अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, आज साधन बहुत आ गए हैं प्रोटेक्शन के। रोल ऑफ द अवेलेबल स्टेट हैज़ डिमिनिश बट नॉट एलिमिनेटेड, स्टेट्स के जो रोल है ना वो थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है पॉलिटिकल की, मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की आज दखलंदाजी बहुत कम हो गई है। मार्केट इकॉनमी बन चुकी है आज, बड़ी बड़ी MNCs बढ़ती जा रही हैं, पूरी मार्केट पे MNCs का कब्जा होता जा रहा है, पूरी मार्केट पे MNCs का कब्जा होता जा रहा है ना। और आफ्टर स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट की जो सॉवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है, वो कम हो गई है। लॉस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक वेलफेयर का रोल कम हो गया है, पब्लिक वेलफेयर नहीं कर रही सरकार। अच्छा, कल्चर में क्या है, कल्चर होमोजेनिटी आ गई है, पॉजिटिव बैठे सबका कल्चर एक जैसा होता जा रहा है, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ। चॉइस बढ़ गई है, अब लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें खरीदने को है, लेकिन हर कंट्री का अपना जो ओरिजिनल कल्चर था ना वो डिक्लाइन हो गया है। और कल्चर ऑफ लेस पावरफुल सोसाइटी के जो कल्चर है वो तो डिसअपियर हो गए हैं। पावरफुल सोसाइटीज़ के कल्चर पूरी दुनिया में छा गए, जैसे अमेरिका का ही कल्चर छा गया है। द कल्चर ऑफ लीस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज़ बीइंग वेस्टर्नाइज्ड, आज यानी कि जो से छोटे गरीब देश भी पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कर दिए गए हैं, उनका रोल, उनका खुद का कल्चर ख़त्म कर दिया उन्होंने, है ना। अब देखो ये कार्टून दिया हुआ है, इसमें क्या बता रखा है, फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया, वो स्टार्व कर रहे हैं, कहते हैं तुम खाना ख़त्म कर लो अपना, इंडिया चाइना के लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे।
फिर अगले में बताया हुआ है कि फिनिश योर होमवर्क एंड देयर आर पीपल इन द चाइना एंड इंडिया हु आर स्टेयरिंग फॉर द योर जॉब, मतलब तुम्हारी जॉब को घूर रहे हैं वो, अपना काम ख़त्म करो फटाफट, नहीं तो तुम्हारी जॉब खा जाएंगे वो। अब देखो, स्टेट द कार्टून गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। कार्टून में क्या है, कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है? कार्टून डिपिक्ट कर रहा है कि भाई इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हो गए हैं। क्या इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हो गए हैं? कि आज इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ये हो गए हैं कि भाई दूसरों की जॉब इंडिया और चाइना के देश ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में जॉब नहीं है तो दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो, पीपल ऑफ द कंट्री में टेक अवे द जॉब ऑफ सिटीजन ऑफ दीज कंट्रीज। अच्छा, दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक वो है। तो कार्टून इकोनॉमिक इफेक्ट बता रहा है ग्लोबलाइजेशन का, कि आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो व्यापार बढ़ गया है, अनाज की समस्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन लोग इधर से उधर जाने लग गए हैं, फ्री फ्लो होने लग गया है गुड्स की, तो जॉब्स के पे खतरा आ गया है। अब देखो कार्टून दिया हुआ अभी, इसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ पोस्टर पे। तो कहता है ये आदमी पहचानो कौन है जो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है। सेव डेमोक्रेसी का बोर्ड किसने पकड़ा हुआ है? तो ये था जयप्रकाश नारायण, जिसने कंप्लीट रिवोल्यूशन किया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ, कंप्लीट रिवोल्यूशन किया था इसने। और धरने में जो बैठा हुआ बंदा है वो कौन सी गवर्नमेंट को चेंज करने की बात कर रहा है? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को, है ना। तो देखो, पर्सन सिटिंग इन धरना वांट टू ब्रिंग चेंज इन गवर्नमेंट बाय रिमूविंग इंदिरा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं वो, कि गवर्नमेंट में बहुत भ्रष्टाचार आ गया है। तो विच इश्यूज़ आर हाईलाइटेड इन द रिस्पॉन्सिबल फॉल ऑफ द डेमोक्रेसी। क्यों ख़त्म हो गई है डेमोक्रेसी इंडिया में? वायलेंस है, करप्शन है, लॉलेसनेस है, कोई लॉ नहीं मानता, इतना भ्रष्टाचार है, जबरदस्त वायलेंस है, ज़रा सी कोई बात होती है बंदे ही मार देते हैं, ख़त्म जी, आवाज़ ही बंद कर देते हैं परमानेंट। और इतनी ज़बरदस्त करप्शन है, लॉलेसनेस है, कोई कानून मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो सी होती हैं वो इंडिया को क्या कर रही हैं? इंडिया की इस फीचर में दिखा रखा है कि डेमोक्रेसी बचानी है तो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक कार्टून और दिया हुआ है, इसमें दो बंदे हैं, देखो ध्यान सुनना है, दो बंदे हैं कठपुतली बना रहे हैं। देखो ये टोपी वाला जो बंदा कठपुतली की तरह डांच रहा है ना, वो वीपी सिंह है। तो वीपी सिंह की सरकार थी ये। तो इस कार्टून किसकी सरकार का एग्जाम्पल है बताओ? कार्टून जो सा होता है ना वो पपेट गवर्नमेंट है, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द अदर पार्टीज़। क्योंकि गठबंधन सरकारें होती थी, कोalition गवर्नमेंट होती थी, वो एक पार्टी के बल पे बूते पे नहीं चलती थी, सारी पार्टियां मिल के काम करती थी ना, उस पर तभी चलती थी। तो यहाँ पर कौन से लीडर हैं? देखो क्या, देखो वाई वाज द गवर्नमेंट फाउंड बाय द नेशनल फ्रंट इन 1989 कार्ड पपेट गवर्नमेंट। क्योंकि पपेट गवर्नमेंट इसलिए थी कि कोई सारी पार्टियाँ जो सी क्या थी, किसी पार्टी को मेजोरिटी तो मिलती नहीं थी। अब किसी एक पार्टी को समर्थन देते थे और बाकी जो बड़ी पार्टियां थी वो तमाशा देखती थी, उनको नचाती थी अपने हाथों में, ठीक है। अंडर द पर्सन पुलिंग द स्ट्रिंग, कौन से बंदे हैं जो ये स्ट्रिंग खींच के गवर्नमेंट को नचा रहे हैं? स्ट्रिंग खींच के, एक तो नेम ऑफ द लीडर श्री ज्योति बसु, सीपीआई का मेंबर है, और श्री एल के अडवाणी है, भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये बड़ी पार्टियाँ थी जिनको मेजोरिटी नहीं मिली। ये छोटे बंदों को समर्थन दे के छोटी पार्टियों को क्या करते थे, उनकी सरकार बना देते थे और फिर इनको अपने हिसाब से चलाते थे। तो देखो ये पपेट गवर्नमेंट का एग्जांपल है, 1989 में बनी थी, और ये ज्योति बसु है, और ये लाल कृष्ण अडवाणी है, और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार है, उसको चला रहे हैं, चंद्रशेखर की सरकार है। तो देखो ये कार्टून भी हमने डिस्कस करे हैं, बड़े सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आशियान डिस्कस करा है, ब्रिक्स, ठीक है। ये देखो ये कार्टून इसका है, श्रीलंका का है, जहाँ तमिल्स और जो शेर हैं वो कौन है, सिन्हलास के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्वेश्चन याद करने हैं। तमिल और ये चाइना का जो ग्रेट वॉल है वो ये शो कर रही है कि चाइना पूरे वर्ल्ड पे छा रहा है, और यानी कि जो सा क्या
उसका इकोनॉमिक राइज दिखा रखा है ये। तो ये बड़े सारे क्वेश्चन, चाइना की साइकिल कि वो डॉलर को भी और अपने कम्युनिस्ट मुद्दे को भी छोड़ नहीं रहा, दोनों को मिला के चल रहा है। तो इस तरह से यानी कि ब्रिक्स, सार्क, आसियान कब बना, झंडे का मतलब क्या है, और न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये सारे वीडियो हमने पढ़ी है आज। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को ज़रूर देखना और सारे बच्चे शेयर ज़रूर करना है इसको अपने दोस्तों के साथ। और यानी कि जो सा होता है लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।